गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर में हमने टॉपिक शुरू किया है प्यूरिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स। तो प्रोटीन प्यूरिफिकेशन के जो है डिफरेंट मेथड्स हैं, किस तरह से हम प्रोटीन को प्यूरिफाई करते हैं। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था कि सॉल्टिंग आउट के जरिए हम प्रोटीन को कैसे प्यूरिफाई कर सकते हैं। तो आज के लेक्चर में हम दूसरा मेथड लेंगे, दैट इज डायलाइसिस, कि डायलाइसिस के थ्रू कैसे हम प्रोटीन को सेपरेट या प्यूरिफाई कर सकते हैं। डायलिसिस अब क्या होता है? ए प्रोसेस बाय विच स्मॉल मॉलिक्यूल्स आर सेलेक्टिवली रिमूव्ड फ्रॉम अ सैंपल कंटेनिंग मिक्सचर ऑफ बोथ स्मॉल एंड लार्ज मॉलिक्यूल्स बेस्ड ऑन साइज। डायलिसिस कहता है कि एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं कि जो छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको हम सिलेक्टिवली कैसे रिमूव कर सकते हैं। जो हमारा सैंपल है, सैंपल में अब सैंपल तो मिक्सचर होगा बोथ स्मॉल और लार्ज मॉलिक्यूल्स का। तो ऑन द बेसिस ऑफ साइज हम स्मॉल मॉलिक्यूल्स को कैसे सेपरेट करेंगे। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज यूज्ड दैट अलोज स्मॉल मॉलिक्यूल्स टू पास फ्रीली थ्रू होल्डिंग द लार्ज मॉलिक्यूल्स इनसाइड। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का इस्तेमाल करते हैं, जो अलाउ करती है कि जितने भी स्मॉल मॉलिक्यूल्स हैं वो इस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू पास हो जाएं और जो लार्ज मॉलिक्यूल है वो उस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के ऊपर ही वहीं पे रहें और स्मॉल मॉलिक्यूल जो है पोर्स जो छोटे छोटे होंगे सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन में उसके थ्रू वो पास हो जाएं। मेम्ब्रेन्स मेड ऑफ सेल्यूलोज डेरिवेटिव्स। तो ये जो मेम्ब्रेन हम इस्तेमाल करेंगे वो सेल्यूलोज डेरिवेटिव्स, सेल्यूलोज से बनी होती है, उसके जितने भी डेरिवेटिव्स हैं उससे बनी होती है। सेल्यूलोज क्या है? ये नेचुरली अकरिंग होमोपॉलीमर है ग्लूकोज का। ग्लूकोज यूनिट्स कनेक्टेड थ्रू बीटा 1,4 लिंकेज। जो हमने आप कार्बोहाइड्रेट्स में ये पढ़ा हुआ है कि 1,4 लिंकेज हम किसको बोलते हैं और कैसे ये एक दूसरे के साथ ग्लूकोज यूनिट जो है वो एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं। तो सेलो जो है ये नेचुरली अकरिंग जो होमोपॉलीमर है किसका? ग्लूकोज का। होमोपॉलीमर क्या वो किसको हम बोलते हैं? ऐसा पॉलीमर जो कंसिस्ट हो मतलब एक ही टाइप के मोनोमर यूनिट से, आइडेंटिकल मोनोमर यूनिट से, उसको हम बोलते हैं होमोपॉलीमर। उसके बाद है मॉलिक्यूलर वेट कट ऑफ। अब मॉलिक्यूलर वेट कट ऑफ क्या होता है? डायलाइसिस मेम्ब्रेन कैरेक्टराइज्ड बाय देयर नॉमिनल मॉलिक्यूलर वेट कट ऑफ, जिसको हम NMWCO भी बोलते हैं। तो जो डायलाइसिस मेम्ब्रेन्स होती है उनको कैरेक्टराइज किया जाता है उनके नॉमिनल मॉलिक्यूलर वेट कट ऑफ से। अब ये नॉमिनल मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है कि मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट किसी सॉल्यूट का जो क्या करे कि 90% जो उसका वेट है दैट इज रिटेन्ड बाय द मेम्ब्रेन, कि वो उस मेम्ब्रेन ने रिटेन करके रखा होता है 90%, उसको हम बोलते हैं नॉमिनल मॉलिक्यूलर वेट। तो नॉमिनल मॉलिक्यूलर वेट कट ऑफ डिपेंड करती है प्राइमरी ऑन द कि मेम्ब्रेन के अंदर पोर का साइज कैसा है। नॉमिनल क्या होता है कि द सेपरेशन इज बेस्ड नॉट ओनली द साइज बट ऑल्सो ऑन द शेप एंड चार्ज ऑफ द मॉलिक्यूल। कि सेपरेशन जो है ये बेस होती है कि खाली साइज के बुनियाद बेसिस पे ही सेपरेशन नहीं होगी, बट इसमें शेप और मॉलिक्यूल का चार्ज भी इन्वॉल्व होता है, उसको हम बोलते हैं नॉमिनल। कि शेप और चार्ज का मॉलिक्यूल का जो चार्ज है वो भी इन्वॉल्व होता है, खाली ये साइज के बेसिस पे हम इनकी सेपरेशन नहीं करवा सकते। Molecules small enough to pass through the tubing, often water, salts, and other small molecules, tend to move into or out of dialysis bag in the direction of decreasing concentration. तो कहता है जितने भी स्मॉल मॉलिक्यूल्स हैं जो पास हो सके उस ट्यूबिंग के थ्रू, चाहे वो वाटर है चाहे वो साल्ट्स हैं या जितने भी अदर स्मॉल मॉलिक्यूल्स हैं, ये मूव होंगे इनटू जो एक डायलाइसिस बैग होता है। तो इन द डायरेक्शन ऑफ जो डिक्रीजिंग कंसेंट्रेशन है, डिक्रीजिंग कंसेंट्रेशन की तरफ जो है ये क्या करेंगे? निकलने की कोशिश करेंगे। लार्ज मॉलिक्यूल जैसे हमारे प्रोटीन्स हैं, डीएनए है या पॉलीसेक्राइड्स है, जो डायमेंशनली सिग्निफिकेंट है, सिग्निफिकेंटली ग्रेटर देन पोर ऑफ डायमीटर आर रिटेन्ड इनसाइड द डायलिसिस बैग। तो इसमें क्या होगा कि जो डायमेंशंस हैं इन मॉलिक्यूल्स की कि जो काफी ज्यादा है, पोर जो है उस डायलिसिस बैग में उसके डायमीटर से काफी जो है वो ज्यादा है, तो वो मॉलिक्यूल जो है वो रिटेन हो जाएंगे उस जो डायलिसिस बैग है उसके अंदर रहेंगे, और जितने भी स्मॉल मॉलिक्यूल्स हैं वो पास हो जाएंगे डिक्रीजिंग कंसेंट्रेशन, मतलब उससे बाहर आ जाएंगे।
उसके बाद है प्रोटीन प्यूरिफिकेशन। प्रोटीन टू रिमूव साल्ट फ्रॉम अ प्रोटीन सोल्यूशन। एक तो कि प्रोटीन सोल्यूशन से हम साल्ट कैसे रिमूव करें। डायलाइसिस बैग विल बी फिल्ड विद द कंसंट्रेटेड सोल्यूशन कंटेनिंग प्रोटीन्स। तो डायलाइसिस बैग जो है उसमें कंसंट्रेटेड सोल्यूशन के साथ हम उसको भरेंगे जिसमें प्रोटीन भी होंगी। ठीक है। Molecules that are small enough to pass through the pores of membrane diffuse out of the bag into the buffer solution are dialysate। तो मॉलिक्यूल जो छोटे होंगे वो पास हो जाएंगे उस मेम्ब्रेन की जो पोर्स हैं उससे, डिफ्यूज आउट ऑफ द बैग इनटू बफर सॉल्यूशन डायलाइजेट। अब डिफ्यूजन क्या होता है कि ऐसा प्रोसेस जिसमें जो नेट मूवमेंट है मॉलिक्यूल की वो हायर कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन की तरफ वो भागते हैं, उस लोअर कंसेंट्रेशन की तरफ जाते हैं। तो ये डिफ्यूज हो जाएंगे हायर कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन की तरफ, जो बफर सॉल्यूशन होगा डायलाइजेट जो होगा उसकी तरफ। मॉलिक्यूल्स ग्रो फ्रॉम एन एरिया ऑफ हाई कंसेंट्रेशन टू लो कंसेंट्रेशन, मतलब मॉलिक्यूल जो है वो हायर कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन की तरफ जाएंगे। When level of concentration is equal between the bag and the buffer, there is no more net movement of molecule। लेकिन जब concentration level जो है उस बैग जो बैग है, डायलाइसिस बैग जो है उसका और जो बफर सॉल्यूशन है, अगर उन दोनों का लेवल ऑफ कंसंट्रेशन जो है वो इक्वल हो जाएगा, बराबर होगा, तो उसके बाद कोई भी नेट मूवमेंट जो मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट हो रही है फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन वो बिल्कुल नहीं होगी। वहां पे कोई नेट मूवमेंट मॉलिक्यूल्स की नहीं होगी जब इनकी लेवल ऑफ कंसंट्रेशन जो है दोनों की बराबर हो जाएगी। The bag is taken out and inserted into another buffer, causing the concentration to be higher in the bag relative to the buffer. This cause more diffusion of molecules। तो कहता है अब इस बैग को हम क्या करेंगे, जब लेवल ऑफ कंसंट्रेशन जो है बफर सॉल्यूशन और उस डायलाइसिस बैग की इक्वल होगी तो हम उस बैग को वहां से निकालेंगे और इंसर्ट करेंगे दूसरे बफर के अंदर, जिसमें क्या होगा कि जो कंसंट्रेशन है बैग की वो हायर हो जाएगी एज कंपेयर टू द बफर, जिससे क्या होगा फिर से डिफ्यूजन ऑफ मॉलिक्यूल शुरू होगी। डिफ्यूजन हो गया कि मूवमेंट जो नेट मूवमेंट है मॉलिक्यूल्स की फ्रॉम रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू लोअर जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। दिस प्रोसेस इज रिपीटेड सेवरल टाइम टू एंश्योर दैट ऑल और मोस्ट ऑफ द अनवांटेड स्मॉल मॉलिक्यूल्स आर रिमूव्ड। ये प्रोसेस जो है बहुत बार जो है रिपीट होगा। क्यों? क्योंकि जितने भी अनवांटेड स्मॉल मॉलिक्यूल्स हैं जिनकी हमें जरूरत नहीं है वो ताकि उसमें से रिमूव हो सके। तो अगर जनरल देखे जाए तो डायलाइसिस इज नॉट अ मींस ऑफ सेपरेटिंग प्रोटीन्स बट इज अ मेथड ऑफ यूज टू रिमूव ऑल स्मॉल मॉलिक्यूल्स सच एज साल्ट्स। तो जनरल अगर देखा जाए तो डायलाइसिस का मतलब ये नहीं है कि हम खाली प्रोटीन की सेपरेशन वहां पे कर रहे हैं। ये ऐसा मेथड है जिसमें हम जितने भी स्मॉल मॉलिक्यूल्स हैं उनको हम रिमूव करते हैं, जैसे सॉल्ट्स हैं। At equilibrium, large molecules that are unable to pass through the membrane remain inside the dialysis bag, while much of small molecules have diffused out। फिर वही कि जब लेवल ऑफ कंसंट्रेशन जो है वो इक्विलिब्रियम पे होगा डायलाइसिस बैग और बफर सॉल्यूशन का, तो जो लार्ज मॉलिक्यूल्स हैं वो उस मेम्ब्रेन के थ्रू पास नहीं हो पाएंगे और वो डायलाइसिस बैग के अंदर ही रहेंगे। ठीक है। हालांकि जो स्मॉलर मॉलिक्यूल्स हैं वो डिफ्यूज आउट हो जाएंगे, वो हायर कंसंट्रेशन लोअर कंसंट्रेशन की तरफ उस बफर सॉल्यूशन की तरफ बफर सॉल्यूशन में चले जाएंगे थ्रू मेम्ब्रेन से पास होके। ये आपको यहां पे दिख रहा है एट स्टार्ट ऑफ डायलाइसिस। अभी डायलाइसिस स्टार्ट नहीं हो रहा है, ये डायलाइसिस बैग है। ठीक है। तो ये कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन इसके अंदर है और ये वाला जो है ये बफर में है, इंसर्ट किया हुआ है। ये जो ग्रीनिश कलर में है, ये ब्लूइश कलर में, ये बफर है इसके अंदर। और ये जो है ये क्या है, ये आपका डायलाइसिस बैग है और ये जो है अंदर इसके कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है। तो इक्विलिब्रियम पे क्या हुआ कि यहां पे आप देखो कि कोई भी नेट मूवमेंट जो है वो नहीं है, क्योंकि इस बफर सॉल्यूशन और इस जो डायलाइसिस बैग है इसकी जो कंसंट्रेशन है वो इक्वल हो गई है। ये देखो यहां से बहुत सारे जो मॉलिक्यूल्स हैं, पार्टिकल्स हैं, स्मॉल मॉलिक्यूल्स, वो इस डायलाइसिस बैग से, इस मेम्ब्रेन से पास होके कहां आ गए हैं, ये इस बफर सॉल्यूशन के अंदर पहुंच गए हैं। यहां पे हायर कंसंट्रेशन थी, यहां आप देखो हायर कंसंट्रेशन है, ये लोअर कंसंट्रेशन है, तो ये हायर कंसंट्रेशन से इस मेम्ब्रेन के थ्रू पास
बफर सोल्यूशन में आ गए। अब यहाँ पे ये इक्विलिब्रियम पोजीशन में आ गए। अब यहाँ पे कोई भी नेट मूवमेंट मॉलिक्यूल्स की नहीं हो पा रही है, मॉलिक्यूल्स की नेट मूवमेंट यहाँ पे नहीं हो पा रही है। अब प्री ट्रीटमेंट ऑफ डायलिसिस मेम्ब्रेन to remove undesirable impurities such as glycerol, heavy metals, sulfides। तो प्री ट्रीटमेंट क्या है डायलिसिस मेम्ब्रेन का पहले, कि इससे पहले हम क्या कर सकते हैं, तो हम करेंगे कि जितनी भी अनडिजायरेबल इंप्योरिटीज हैं, चाहे वो ग्लिसरोल है, चाहे वो हैवी मेटल्स है, सल्फाइड्स हैं, उनको रिमूव करना है। Membrane generally supplied with 10% of glycerol added as humectants to prevent the brittleness of membrane and can be removed by washing in running water, distilled water। अब वर्ड आ गया ह्यूमिकटेंट। ह्यूमिकटेंट क्या होता है कि सब्सटेंसेस दैट प्रोमोट्स रिटेंशन ऑफ मॉइस्चर, जो प्रमोट करते हैं कि वो मॉइस्चर को रिटेन करके रख सके। तो मेम्ब्रेन जो जनरली सप्लाई होती है उसमें 10% ग्लिसरोल होता है, जो क्या एडेड, उसमें ह्यूमिकटेंट भी होता है जो प्रोवाइड करता है कि मेम्ब्रेन की ब्रिटलनेस, मेम्ब्रेन टूटे ना, एंड कैन बी रिमूव्ड, और उसको हम रिमूव कर सकते हैं बाय वॉशिंग इन रनिंग वाटर या डिस्टिल वाटर के साथ हम उसको वॉश करके उनको हम रिमूव कर सकते हैं। ऑलवेज स्टोर द मेम्ब्रेन एट 4 डिग्री सेल्सियस इन इमर्स्ड कंडीशन। तो मेम्ब्रेन को हमेशा 4 डिग्री सेल्सियस में इमर्स्ड कंडीशन में रखना है। सिंस द मेम्ब्रेन इज सेल्यूलोसिक नेचर, हाई एफिनिटी फॉर हैवी मेटल्स एंड दीज हैवी मेटल्स बाउंड टू ट्यूबिंग ड्यूरिंग मैन्युफैक्चर। कहता है कि मेम्ब्रेन जैसे सेल्यूलोस डेरिवेटिव्स की बनी होती है, तो इसमें हाई एफिनिटी होती है हैवी मेटल्स के लिए, और ये हैवी मेटल जो है बाउंड रहते हैं ट्यूबिंग के साथ ड्यूरिंग मैन्युफैक्चर। Heavy metal can be removed by boiling the tube in 10 nanomolar EDTA solution। EDTA सोल्यूशन होता है इथाइलिन डायमीन टेट्राएसिटिक एसिड सोल्यूशन में हम हैवी मेटल्स को उस रिमूव कर सकते हैं, उसको हम बॉयल करके ट्यूब में उसको बॉयल करके उसमें हम EDTA सोल्यूशन डालेंगे, तो वो क्या हो जाएगा, जितने भी हैवी मेटल्स हैं वो रिमूव हो जाएंगे। अब सल्फाइड्स को रिमूव करने के लिए हम ट्यूब को बॉयल करेंगे 10 मिनट के लिए, जिसमें हम डालेंगे 2% सोडियम बाइकार्बोनेट, तो उससे जितने भी सल्फाइड्स उसके अंदर होंगे वो सारे रिमूव हो जाएंगे। अब प्रोसीजर क्या है, ट्यूबिंग्स ऑफ रिक्वायर्ड लेंथ इज टेकन एंड बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ द ट्यूबिंग इज रिंस्ड विद वाटर। तो ट्यूबिंग की रिक्वायर्ड जो है वो लेंथ, जितनी लेंथ की हमें चाहिए होती है हम वो लेंगे, बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ द ट्यूबिंग इज रिंस्ड विद वाटर। तो जो भी ट्यूब का अंदर या बाहर वाला हिस्सा है हम उसको वाटर के साथ रिंस करेंगे, उसको साफ करेंगे। वन एंड ऑफ द ट्यूब इज टाइड सिक्योरली विद द थ्रेड थ्रू द ओपन एंड, फिल द ट्यूबिंग विद डिस्टिल वाटर एंड चेक फॉर लीकेज। तो एक एंड ट्यूब का हम टाई करेंगे, धागे के साथ बांधेंगे जो उसका ओपन एंड है, और उसको फिल करेंगे विद डिस्टिल वाटर। फिर हम उसको चेक करेंगे कि कोई इसके अंदर लीकेज तो नहीं है। वाटर इज रिमूव्ड, द सैंपल सोल्यूशन इज फिल्ड 2/3 यूजिंग अ पिपेट और फनल। तो उसके बाद हम वाटर रिमूव करेंगे, तो सैंपल उसके अंदर 2/3 सैंपल हम उसके अंदर फिल करेंगे यूजिंग, जिसके लिए हम यूज कर सकते हैं पिपेट या फनल का। The open end also close securely by tying with a thread। अब उसका ओपन एंड जो है हम उसको भी क्लोज कर लेंगे, जिसको हम धागे के साथ बांध के क्या करेंगे, क्लोज कर देंगे। The bag is placed in the buffer solution, 50 to 100 fold buffer volume with respect to sample volume can be used and dialyzed for 3 to 4 hours at required temperature। उसके बाद हम उस बैग को बफर सोल्यूशन के अंदर डाल देंगे और उसको डायलाइज करेंगे 3 से 4 घंटे के लिए, जो भी रिक्वायर्ड टेम्परेचर होता है उस रिक्वायर्ड टेम्परेचर पे रख के। स्मॉल मॉलिक्यूल विल बी रिमूव्ड फ्रॉम बैग। आप क्या होंगे, जितने भी स्मॉल मॉलिक्यूल हैं वो रिमूव हो जाएंगे बैग से, एंड बफर कैन बी चेंज आफ्टर 3 to 4 आवर्स। जैसे ही जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स हैं वो हमने बैग से रिमूव हो गए, रिमूव होने के बाद क्या होगा कि कंसंट्रेशन लेवल जो है बफर सॉल्यूशन और उस सैंपल का वो इक्विलिब्रियम पे आ जाएगा, नेट मूवमेंट मॉलिक्यूल्स की नहीं हो पाएगी। तो इसीलिए हमने उस बफर को 3 से 4 घंटे के बाद क्या करना है, चेंज करते रहना है। फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ डायलिसिस, सॉल्वेंट्स है। द रेट ऑफ डायलिसिस इज हाईएस्ट इन डिस्टिल वाटर। जो रेट ऑफ डायलिसिस है वो हाईएस्ट होता है डिस्टिल वाटर के अंदर। मोस्ट बायोमोलिक्यूल जैसे एंजाइम, प्रोटीन्स या न्यूक्लिक एसिड है वो डिस्टिल वाटर में स्टेबल नहीं रहते हैं। डायलिसिस, इसीलिए डायलिसिस जो है वो बफर ऑफ डिजायर्ड पीएच या आयनिक स्ट्रेंथ इन विच मॉलिक्यूल्स आर स्टेबल, इसीलिए डायलिसिस जो है वो बफर सॉल्यूशन
जिसमें हमें डिजायर्ड पीएच रखते हैं, आयनिक स्ट्रेंथ रखते हैं, जिससे मॉलिक्यूल जो है वो स्टेबल रहे। उसके बाद है टेम्परेचर। रेट ऑफ डायलिसिस इंक्रीजेस बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर ऑफ द सॉल्वेंट। अब डायलिसिस का रेट भी इंक्रीज होगा जैसे ही हम टेम्परेचर जो सॉल्वेंट का है वो इंक्रीज करेंगे। टेम्परेचर एट रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल्स। तो हम क्या करेंगे, टेम्परेचर उतना सेट करेंगे जिसमें रेट ऑफ डिफ्यूजन जो है वो स्मॉल मॉलिक्यूल्स का हो पाए। But most of the macromolecules are sensitive to high temperature and hence done at 4 डिग्री सेल्सियस। तो लेकिन जो बहुत सारे मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं वो काफी सेंसिटिव हैं टू द हाई टेम्परेचर, इसीलिए हम इसको क्या करेंगे 4 डिग्री सेल्सियस पे ही करेंगे। प्रेशर, प्रेशर एट रेट ऑफ डायलिसिस। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जो है ड्राइविंग फोर्स इन डायलिसिस इज कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। जो ड्राइविंग फोर्स है डायलिसिस के अंदर वो कंसंट्रेशन है उस ग्रेडियंट की। लार्ज कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जो इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ द बैग जो है इंक्रीज करती है रेट ऑफ डायलिसिस। डिफ्यूजन कांस्टेंट जो है स्मॉल स्फेरिकल मॉलिक्यूल जो है वो डायलाइज होते हैं फास्टर देन लार्ज फिब्रिस मॉलिक्यूल्स। जितने भी हमारे छोटे और स्फेरिकल मॉलिक्यूल्स हैं वो जल्दी से पास ऑन हो जाएंगे उस मेम्ब्रेन के थ्रू, जो है वो उस बैग से सेपरेट हो जाएंगे एज कंपेयर टू, अगर हम देखें जो फास्टर देन मतलब जैसे लार्ज हैं या फिब्रिस मॉलिक्यूल्स हैं वो बड़े उतने फास्ट जो हैं वो डायलाइज नहीं होंगे। थिकनेस, एरिया एंड पोरोसिटी ऑफ द मेम्ब्रेन। दूसरा है थिकनेस कितनी है, एरिया कितना है, और मेम्ब्रेन की पोरोसिटी पे भी डिपेंड करता है। पोरोसिटी हो गया कि जो मेम्ब्रेन में पोर्स बने होते हैं। उसके बाद है रेट ऑफ डायलिसिस फास्टर इन थिन मेम्ब्रेन देन इन थिक मेम्ब्रेन्स। जितनी थिन मेम्ब्रेन हम इस्तेमाल करेंगे, पतली मेम्ब्रेन इस्तेमाल करेंगे, रेट ऑफ डायलिसिस जो है उतना फास्टर होगा। जितनी मोटी जो मेम्ब्रेन हम इस्तेमाल करेंगे थिक, उतना रेट ऑफ डायलिसिस जो है स्लो होगा। लार्ज मेम्ब्रेन एरिया अफेक्ट्स डायलिसिस देन स्मॉलर मेम्ब्रेन एरिया। तो लार्ज मेम्ब्रेन एरिया जो है ये अफेक्ट करता है डायलिसिस को, किससे, एज कंपेयर टू स्मॉल मेम्ब्रेन एरिया। हाई पोरोसिटी इंक्रीज द डायलिसिस देन लो पोरोसिटी। जितनी हाई पोरोसिटी होगी मेम्ब्रेन के पोर्स की उतना डायलिसिस इंक्रीज होगा। जितनी लो पोरोसिटी होगी उतना जो है वो पोरोसिटी जो है वो स्लो होगी, ये डायलिसिस जो है स्लो होगी। रिवर्स डायलिसिस अब हम किसको बोलते हैं, ड्यूरिंग डायलिसिस ऑस्मोसिस अकर। ऑस्मोसिस काजेस वाटर मॉलिक्यूल्स टू एंटर डायलिसिस बैग। कहता है जब डायलिसिस होती है तो ऑस्मोसिस की वजह से वाटर मॉलिक्यूल जो हैं वो डायलिसिस बैग में एंटर होते हैं। ऑस्मोसिस क्या होता है, प्रोसेस जिसमें मॉलिक्यूल्स जो सॉल्वेंट के हैं वो टेंड करते हैं कि वो पास थ्रू हो उस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से, लेकिन किस कंसेंट्रेशन से, फ्रॉम लेस कंसेंट्रेशन सॉल्यूशन टू द हायर कंसेंट्रेशन सॉल्यूशन। डिफ्यूजन में होता था फ्रॉम हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर, लेकिन ऑस्मोसिस में होता है फ्रॉम लोअर कंसेंट्रेशन टू हायर कंसेंट्रेशन। इसीलिए जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एंटर होते हैं किसमें, डायलिसिस बैग में। इफ हायर मॉलिक्यूल वेट कंपाउंड जैसे सेफेडेक्स G25 है, G50 है, सुक्रोस है, अगर हम उसका इस्तेमाल करें सॉल्वेंट की जगह पे तो वाटर मॉलिक्यूल जो है मूव आउट ऑफ द डायलिसिस बैग। तो ये जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो उस डायलिसिस बैग से बाहर निकलेंगे। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं रिवर्स डायलिसिस या हम इसको रिवर्स ऑस्मोसिस भी बोलते हैं। इस प्रोसेस में क्या होता है कि जो अमाउंट है सैंपल का कैन बी रिड्यूस टू फ्यू मिलीलीटर, मतलब इस सैंपल के अमाउंट को हम बहुत जो है रिड्यूस कर लेंगे। इलेक्ट्रोडायलिसिस, उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एनहेंस द रेट ऑफ डायलिसिस एंड नोन एज इलेक्ट्रोडायलिसिस। तो जब हम इलेक्ट्रोफील्ड जो है इस्तेमाल करेंगे डायलिसिस के अंदर, वो क्या करेगा कि डायलिसिस के रेट को एनहेंस करेगा, जिसको हम इलेक्ट्रोडायलिसिस बोलेंगे। कैटाइन एंड आयन एक्सचेंज मेम्ब्रेन्स आर अवेलेबल फॉर इलेक्ट्रोडायलिसिस। कैटाइन और एनाइन एक्सचेंज मेम्ब्रेन जो है वो अवेलेबल रहते हैं इलेक्ट्रोडायलिसिस के लिए। अब एप्लीकेशंस क्या है, एप्लीकेशंस हैं कि टू रिमूव स्मॉल मॉलिक्यूल जैसे साल्ट है फ्रॉम प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड सैंपल्स, कि साल्ट्स को हम प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड सैंपल से कैसे रिमूव करें। टू इंट्रोड्यूस न्यू बफर सिस्टम टू सैंपल्स, कि हम दूसरा की जो सैंपल्स हैं उसमें नया बफर सिस्टम जो है वो इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। टू इलेक्ट्रोक्यूलेट डीएनए और आरएनए फ्रेगमेंट्स आफ्टर इलेक्ट्रोफोरेसिस सेपरेशन, उसके बाद हम डीएनए या आरएनए फ्रेगमेंट्स को इलेक्ट्रोल्यूट कर सकते हैं
इलेक्ट्रोफोरेसिस सेपरेशन के बाद। थैंक्स। ये था हमारा जो दूसरा मेथड है सेपरेशन प्यूरिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स, वो है डायलिसिस। तो नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे जो नेक्स्ट हमारा है जैसे एसडीएस पेज है। थैंक यू।